हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस बुक से दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, जिसमें क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट है उसमें, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट्स और प्रोविंसेस हो उसमें, ये दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड होता है। तो इसी डिवीजन ऑफ पावर, इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को फेडरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। आगे चैप्टर में डिटेल में समझेंगे हम। फिलहाल आप ये जानिए कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का डेफिनेशन वो देखेंगे, इसका फीचर्स वो जानेंगे, और कितने टाइप्स के होते हैं फेडरलिज्म। ये तीन चीज़ स्टडी कर लेंगे तो फेडरलिज्म पूरा समझ जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है वो समझेंगे। ठीक है, तीसरा बात होगा फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो समझेंगे। और लास्ट और चौथा टॉपिक होगा लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म, होता क्या है फेडरलिज्म। तो इसको थोड़ा लिंक करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि वैसे ही इस बुक में दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर नंबर 1 में हमने दो कंट्री के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम जो है, हम समझ रहे थे कि बेल्जियम में क्या हुआ था, पावर शेयरिंग हुआ था, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ था, है कि नहीं। तो बेल्जियम बोल सकते हैं, बेल्जियम फेडरलिज्म फॉलो किया। लेकिन देखिए हुआ क्या था, बेल्जियम 1993 से फेडरलिज्म फॉलो करना स्टार्ट किया। इससे पहले भी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट हुआ करते थे, लेकिन उस रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हो वो पावर। ठीक है, 1993 के बाद क्या हुआ, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रीजनल गवर्नमेंट है उनको पावर दिया गया। ऐसे समझिए, ये पूरा मान लीजिए ये है एक बेल्जियम कंट्री। ठीक है, 1993 के पहले क्या सीन था, इसके पहले ये सीन था कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही खुद जो जितने भी स्टेट्स है या फिर प्रोविंसेस है उनको कुछ कुछ पावर दे रखा था, इन्होंने उसको दिया था। ठीक है, दिया था, इसका मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करता वो ये पावर उनसे छीन भी लेते। ये जो स्टेट्स गवर्नमेंट थे ये इसके सबऑर्डिनेट थे, एंसरेबल थे, समझे। लेकिन 1993 के में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया, इन स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया। मतलब अब जो ये स्टेट्स है इनके पास जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब मन चाहे ये पावर छीन नहीं सकता है। कोई भी चेंज अगर करना है तो दोनों का सहमति से होगा। ठीक है, ये चेंज आया, तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। असली मायने में बेल्जियम में फेडरलिज्म कब आया, 1993 के बाद आया। क्यों? क्योंकि अब दोनों का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया हुआ है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। ठीक है, और पहले में क्या था, ये उतना सही तरीके से फेडरलिज्म नहीं था। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स सब ऑर्डिनेट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। बातें अगर नहीं समझ रहे, चलिए तो बोल सकते हैं कि 1993 में क्या हुआ, बेल्जियम शिफ्ट कर गया फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स MCQ बनता है। ठीक है, तो 1993 के बाद बेल्जियम फेडरल कंट्री बना। उससे पहले वो क्या था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और यही अपना मर्जी से स्टेट्स को जितना पावर देना चाहे देगा, नहीं मन किया तो नहीं देगा, और अपना मर्जी से पूरा देश चलाएगा। इसी को बोलते हैं यूनिटरी। नाम से ही समझ रहे हैं, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। और फेडरल में यूजुअली दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बेल्जियम का हमने बात कर लिया। अब बात कर रही है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि ये पावर शेयरिंग नहीं किया, तो ये कंटिन्यूस टू बी यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका अभी भी यूनिटरी सिस्टम फॉलो कर रहा है, जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। ये सब टर्म समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले या फिर नेशनल गवर्नमेंट बोले या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोले या फिर फेडरल गवर्नमेंट बोले, ये चारों टर्म एक ही मान के चलेंगे अभी के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे आप यहाँ पे फेडरलिज्म का डेफिनेशन। फेडरलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। यही इसका कीवर्ड है, पावर। इसमें शेयरिंग किया जाता है किसमें, बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, जो क्या हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट,
या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, या फिर इसको फेडरल गवर्नमेंट, या फिर नेशनल गवर्नमेंट, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट, जो भी बोल लीजिए आप। तो इन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग होता है, पावर डिवीजन होता है, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे फेडरलिज्म का, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एक, जैसा कि एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने यहाँ पे देखा कि बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल में शिफ्ट किया था, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक बनता है। वैसा ही इस लाइन के ऊपर भी फिल इन द ब्लैंक बनता है कि यूजुअली टिपिकली फेडरेशन में, एक फेडरल कंट्री में कितने होते हैं, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है, एक पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट जो ऐसे सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे जो पूरे देश पे वैलिड हो, जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है। डिफेंस पूरे देश के लिए है तो वो सब सब्जेक्ट पे डिफेंस हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, ये सब पूरा कंट्री पर लागू होता है। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पुलिस हो गया और फिर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाती है, ठीक है। और दोनों का ही पावर जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, सब अपना अपना पावर इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो पावर मिल गया, कोई किसी से छीन नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अभी तक हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे, ये ईयर याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ईयर है। फेडरलिज्म का डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने यहाँ पे कम देखा था यूनिटरी और फेडरल। फेडरल का मतलब भी समझ गए, यूनिटरी का मतलब भी समझ गए। अब 2-4 डिफरेंसेस का बात कर लेते हैं। एग्जाम में दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे पहले ये देख लीजिए, ये जो वर्ल्ड मैप है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इस पर आप देख सकते हैं रेड से कुछ मार्क किया हुआ है, कुछ कंट्रीज़ का नाम और उन कंट्री का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये रेड वाले क्या दर्शा रहे हैं, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, चाइना में फेडरलिज्म नहीं है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो लिखा हुआ है। जैसे जर्मनी यहाँ पे लिखा है तो जर्मनी में फेडरलिज्म है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी फेडरलिज्म है। एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, आपको ये मैप दे दिया गया था और पूछा गया था कि क्या यूएई में फेडरलिज्म है कि नहीं है। तो चूंकि इसका नाम लिखा है, यहाँ पे मार्क है रेड, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे रेड है वो, ठीक है। तो यूएई का नाम यहाँ पे लिखा है, आपको इसी से समझ जाना है कि यूएई में फेडरलिज्म है, ठीक है। जिसका नाम लिखा है वहाँ पे फेडरलिज्म है। अब देखिए अभी तक वर्ल्ड में टोटल कितने रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज है, तो 193 टोटल कंट्रीज है, ठीक है। तो इस 193 कंट्रीज में से सिर्फ 25 कंट्रीज ही ऐसे हैं, आप यहाँ पर अगर नाम काउंट करें तो आपको 25 नाम ही मिलेंगे। 25 देश ही ऐसे हैं जहाँ पे फेडरलिज्म है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। और ये 25 देश ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया, रशिया, ये सब पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है फेडरलिज्म फॉलो करता है, ठीक है। इसके बारे में बता दिए क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये मैप दे देंगे और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट का डिफरेंस आप याद कर लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, इधर लिख रहे हैं यूनिटरी और इधर लिख रहे हैं फेडरल, ठीक है। पहला तो आप समझ ही गए, इसमें कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इट हैज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये पहला पॉइंट हो गया डिफरेंस का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सबऑर्डिनेट के बारे में। सबऑर्डिनेट बोलने का मतलब है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं, जो ये ऑर्डर देगा वो इसको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा आंसरेबिलिटी के बारे में। बोल सकते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है, ये जो भी काम करेगा इसका जवाब देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे कोई आंसरेबल नहीं है, यहाँ पे जो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ये दोनों जवाब देते हैं, लेकिन पब्लिक को जवाब देते हैं, एक दूसरे को जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लीजिए। आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों डिफरेंस लिखा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट हम लिए हैं वेबसाइट से। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है
वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल में सर्च कर दीजिए कि फेडरलिज्म क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय सीबीएसई गाइडेंस, बाय सीबीएसई गाइडेंस जरूर लिखिएगा, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का नोट्स भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से सर्च करना है कि फेडरलिज्म क्लास 10 नोट्स बाय सीबीएसई गाइडेंस। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिसमें हम अंडरलाइन करके रखे हुए हैं, आप चाहे तो खुद से भी अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो ये भी हम वेबसाइट पे दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया, याद कर लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कितने फीचर्स है फेडरलिज्म के? तो यहाँ पे 7 फीचर्स लिखे हुए, एक एक करके सबको समझते हैं। पहला फीचर है कि फेडरलिज्म में 2 या फिर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, इजी। दूसरा फीचर है कि दोनों जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, कि उस जुरिस्डिक्शन में वो लॉ बना सकता है, टैक्स वसूल सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। ये जुरिस्डिक्शन क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है जुरिस्डिक्शन, इसको समझिए। जुरिस्डिक्शन मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे किसी का पूरा लीगल कंट्रोल हो, वहाँ पे लीगल अथॉरिटी हो। अब ये एरिया क्या तो जोग्राफिकल बाउंड्री के रूप में एरिया हो सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए ये इतना ज़मीन है, फॉर एग्जांपल ये बिहार स्टेट है, तो बिहार का जहाँ तक बाउंड्री है वो हो गया बिहार का जुरिस्डिक्शन। इस एरिया में वो अपना जो भी लॉ बनाए, जैसे भी टैक्स वसूले, ठीक है। और या फिर ये एरिया बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, पुलिस हो गया, नेशनल डिफेंस, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट, इरिगेशन, टेक्नोलॉजी, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो इसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकता है। सारे पे नहीं बना पाएगा, कुछ सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना पाएंगे, कुछ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाएंगे। तो बोल सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है। तो जुरिस्डिक्शन एरिया सेंस में भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट में हमने देखा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, सब लेवल का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है, इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का, टैक्स वसूलने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो बोला गया है कि यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो डिवीजन किया हुआ है कि इसका हक इतना है, इसका हक उतना है, ये चीज़ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, कोई इसको छीन नहीं सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि अगर कोई चेंज करना भी है आपको इसी डिवीज़न में, तो उसको आप अकेले चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। ये फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान प्रोविजंस है, उसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने आप चेंज नहीं कर सकता है। उसमें दोनों ही सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट यानी सहमति होना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कभी लफड़ा हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है नहीं ये मेरा सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर लॉ बनाएंगे। अब ये लफड़ा सुलझाएगा कौन? तो इसके लिए कोर्ट्स होता है, ठीक है। तो जो कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट इंडिया में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वैसे स्टेट का हो गया हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये कोर्ट जो होते हैं वो एज अ अंपायर एक्ट करते हैं अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो, ठीक है। ये तय करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया 5वां फीचर। छठा फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में। पावर आप कितना भी दे दीजिए, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या वो गवर्नमेंट कुछ काम कर पाएगा? नहीं। तो इसीलिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल के पैसा कमाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल के पैसा कमाएगा। अगर कोई ऐसा टैक्स जैसे कि जीएसटी, तो उसका बंटवारा कैसे होगा, कितना पार्ट, आधा आधा पार्ट किसको किसको मिलेगा, वो सब क्लियरली स्पेसिफाइड है, ठीक है। कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो गया, ठीक है। हर बात के लिए स्टेट को इनसे पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, ठीक है। ये छठा फीचर। और 7वां फीचर है फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव के बारे में। फेडरलिज्म का हमेशा 2 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला तो देश का यूनिटी को मेंटेन करना और साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लेना। इंडिया काफ़ी एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है। तो अच्छा होगा कि उनको एक अपना गवर्नमेंट मिल जाए, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से उस पर्टिकुलर पब्लिक को रूल कर पाएंगी, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लेता है फेडरलिज्म, और इससे पूरा कंट्री का यूनिटी भी बना रहता है। ये हो गया 7वां फीचर, ठीक है। तो एक अच्छा फेडरलिज्म वही होता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। दोनों गवर्नमेंट चाहते हो कि हम दोनों मिल के पूरे देश को चलाएं, ठीक है, तभी वो अच्छा फेडरलिज्म होगा। तो ये 7 फीचर फेडरलिज्म का याद कर लीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आपको यही 7 लिखना है।
यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा करके आपको मेरे वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में भी और नोट्स में भी, वहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं फेडरलिज्म। तो यहाँ पे 2 टाइप दिया हुआ है, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है देखिए, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसमें भी ये वही लिखा हुआ है, इसको हम समराइज करके अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली यूनाइट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, अलग अलग स्टेट्स है पहले से ही, ठीक है, ये सभी स्टेट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, सब एक साथ आते हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, और सब मिलके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। सो डैट बाई पुलिंग सोवरेंटी, सोवरेंटी मतलब पावर, सुप्रीम पावर, ठीक है, सबका पावर अब एक जगह मिल गया, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, और सबका अपना अपना आइडेंटिटी भी है, ठीक है, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, लेकिन सब एक साथ मिले तो सबका पावर मिल गया तो इन सबका सिक्योरिटी बढ़ गया, ठीक है। कोई भी देश इन पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि सब काफ़ी पावरफुल है, पावरफुल कंट्री है ये काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेट्स मिलके फेडरलिज्म यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सब स्टेट्स एक साथ आए और फिर फेडरलिज्म बना दिए, इसको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहेंगे। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो इस रूट के तहत मतलब फेडरल कंट्री बने हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख रखे थे इसको शॉर्ट फॉर्म में, कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली यूनाइट, यहाँ पे लिखा है ऑन देयर ओन, कम टुगेदर ऑन देयर ओन, ठीक है, एक साथ आते हैं अपने मर्जी से फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट क्या था, सबको, सभी स्टेट्स को क्या बेनिफिट मिल रहा था, इनका सिक्योरिटी बढ़ पा रहा था, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप सिंपली ये भी तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और 2 फीचर है इसका, पहला और दूसरा। पहला फीचर ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं जो मिलके ये फेडरल कंट्री बनाए हुए हैं, इन सभी स्टेट्स का पावर इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास ज़्यादा पावर होता है कंपेयर टू फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पूरे कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट होगा उसके मुकाबले स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। तो ये 2 फीचर आप याद रखें इनका। आ जाइए दूसरा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे। इसमें क्या है कि एक बड़ा कंट्री पहले से होता है, वो कंट्री खुद डिसाइड करता है कि सभी जो जितने भी स्टेट्स है या फिर प्रोविंसेस है उनको पावर मिल जाए। तो अ लार्ज स्टेट डिसेंट्रलाइजेस पावर टू रीजनल यूनिट, वो खुद ही पावर इन सबको बांट देता है, ठीक है। ये रहा, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरीके से इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब ऐसे कंट्रीज है जो इस रूट के तहत फेडरल कंट्री बने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका भी 2 फीचर है। पहला फीचर ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये पहला फीचर हो गया। और दूसरा फीचर ये कि इसमें ऊपर में हमने क्या देखा था, सभी स्टेट्स का इक्वल पावर था, इसमें सभी स्टेट्स का इक्वल पावर नहीं होता है। कोई स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पावर्स भी दिए जाते हैं, आगे जानेंगे हम, ठीक है। इतना समझ लीजिए। तो एग्जाम में दोनों का फीचर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। बस 3 ही चीज़ चाहिए, एक डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरा में फीचर्स, ये 2 फीचर्स। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 3 चीज़ तैयार करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, इंडिया में कैसे फेडरलिज्म फॉलो होता है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा फेडरलिज्म के कितने फीचर्स थे, 7। अब हम देखेंगे कि क्या इंडिया में ये 7 फीचर्स पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलिए एक एक करके सबको टेस्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक अच्छा बात लिखा हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिक्लेयर किया गया है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म फॉलो होता है। मतलब बोलने का मतलब है इंडिया में कहीं भी फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 फीचर्स अप्लाई होता है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फेडरल में क्या होता है, 2 या फिर मोर लेवल सब गवर्नमेंट होता है। तो इंडिया में 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं।
देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, इंडिपेंडेंस के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था कि इंडिया में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही सिर्फ रहेंगे। एक होगा यूनियन गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाद में चल के एक तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी लाया गया, जो कि था पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे पंचायत होगा, अगर आप अर्बन शहर में रहते हैं तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होगा या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, तो पहला फीचर तो अप्लाई कर गया। दूसरा फीचर क्या था कि सब लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा। जुरिस्डिक्शन हमने बात किया था, वो एरिया वाइज भी हो सकता है, जोग्राफिकल बाउंड्री वाइज भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है। तो इंडिया में दोनों ही है, जोग्राफिकल एरिया भी बांटा हुआ है और जुरिस्डिक्शन जो है सब्जेक्ट वाइज ही बांटा हुआ है। देखिए, यहाँ पे हमारे कंट्री में 3 लिस्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकेगा। ठीक है, दूसरा है स्टेट लिस्ट। इसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अलोन सिर्फ रूल बना पाएगा, लॉ बना पाएगा। ठीक है, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, मतलब इसका लॉ माना जाएगा। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। इसमें वैसे ही सब्जेक्ट आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हो, जो पूरा कंट्री में यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हो गया डिफेंस, ये यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेन अफेयर्स, मतलब दूसरे कंट्री के साथ कैसा रिलेशन होगा, किससे कितना ट्रेड करेंगे हम, किससे इंपोर्ट किससे एक्सपोर्ट, ये सब। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। याद कर लीजिए, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे MCQs बनते हैं, ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सबको इस लिस्ट में रखा गया है क्योंकि इन सब सब्जेक्ट के ऊपर एक सेम पॉलिसी होना चाहिए। करेंसी के ऊपर फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टेट में दूसरा नोट, कोई स्टेट में दूसरा नोट अगर चले तो बहुत झमेला हो जाएगा, इसलिए ये सब के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। ठीक है, दूसरा है स्टेट लिस्ट। इसमें आ गया पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, बस ये टर्म्स याद कर लीजिए। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो दोनों ही मिलके लॉ बना सकते हैं। इसमें आते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन। ठीक है, कोई गोद ले रहे हैं, अगर सक्सेशन, मतलब अगर कोई जो गार्जियन है वो अगर मर गया तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगा, ये सब चीज़ आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। और पहले ही आपको बता दिया, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, चलिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है। फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रहा है वैसे वैसे वो सब्जेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कंप्यूटर था नहीं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बाद में आया, तो इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा। वैसे ही अभी AI चल रहा है, इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उस समय था नहीं, अभी आ गया है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई-कॉमर्स। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, और ये सब जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसको किस लिस्ट में डाला जाएगा। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो अभी सामने आ रहे हैं, इन सब सब्जेक्ट को कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट। याद रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन सब के ऊपर लॉ कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट के लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमने पढ़ा था जब हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ रहे थे। फेडरेशन 2 टाइप का होता है, कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। इंडिया इसमें बिलोंग करता है। इसमें हमने देखा था कि स्टेट्स में इक्वल पावर नहीं होता है, तो वही इंडिया के केस में भी है कि सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं है इंडियन यूनियन में। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल पावर या फिर स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये चारों 1, 2, 3, 4 चारों ही स्टेट का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनको स्पेशल पावर्स दिया गया है एज पर आर्टिकल 371। ये याद रखिएगा, MCQ में क्वेश्चन बनता है। इनको स्पेशल पावर्स दिया हुआ है। स्पेशल पावर्स किस सेंस में, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, मतलब ऐसे लोग जो यहाँ के लोग हैं, आसाम के लोग, आसामीज लोग, नागालैंड के लोग जो उस स्टेट में ही पहले से है। ठीक है, उनको लैंड राइट का प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बिहार का आदमी जाके आसाम में कोई ज़मीन खरीद ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहाँ के लोग ज़मीन खरीदेंगे, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है ये स्टेट को स्पेशल पावर है।
इनको कल्चर को प्रोटेक्ट करने का प्लस प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर इन स्टेट में कोई गवर्नमेंट जॉब निकल रहा है तो वहाँ पे पहले उनके लोगों को जॉब दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे स्टेट के लोगों को जॉब दिया जाएगा। तो ये भी स्पेशल पावर है, ठीक है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस देयर। समझिए। चलिए, उसके बाद कुछ ऐसे यूनिट्स भी थे जो जिनका साइज बहुत छोटा था। ये इतना छोटा था कि इनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए इसका एग्जांपल है जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब इतना छोटा छोटा एरिया है कि इसको हम स्टेट नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनको कहा गया ये सब क्या बनेंगे, यूनियन टेरिटरीज बनेंगे। आपने सुना भी होगा यूटी, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इन यूनियन टेरिटरीज में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सब एरियाज को रन करती है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने बात किया था कि 7 फीचर्स इंडिया में अप्लाई होने चाहिए। पहला फीचर क्या था, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में है। दूसरा क्या था, जुरिस्डिक्शन का होना, जुरिस्डिक्शन भी है इंडिया में, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो है। तीसरा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए ये सब पावर और जुरिस्डिक्शन। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, वो ऑलरेडी ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। चौथा फीचर क्या था कि कोई भी चेंज है इन पावर शेयरिंग, वो चेंज कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता है। वही था ना चौथा पावर। तो चौथा फीचर, तो देखते हैं इंडिया में वो चीज़ है कि नहीं। तो इंडिया में बोला गया है कि इंडिया में जो पार्लियामेंट है कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज इट्स दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकता है। कोई भी चेंज अगर लाना है तो क्या होगा, इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो दोनों ही हाउसेज में ये बिल पास होना चाहिए बाई एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, मतलब 3 में से हर 2 व्यक्ति इस बिल को सपोर्ट करने चाहिए, उस चेंज को, ठीक है। और प्लस दिस हैज़ टू बी रेटिफाइड यानी कन्फर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसमें से आधे स्टेट्स कम से कम इस बिल को सपोर्ट करने चाहिए, तभी जाके वो पावर शेयरिंग में कुछ चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने मर्जी से कुछ चेंज नहीं कर सकता है, सबका सहमति होगा तभी वो चेंज आएगा पावर शेयरिंग में, ठीक है। तो चौथा वाला फीचर भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ठीक है। 5वां फीचर क्या था, जुडिशरी, कोर्ट के ऊपर था कि कोई लफड़ा हो गया तो कोर्ट वहाँ पे एज अ अंपायर एक्ट करेगा। तो इंडिया में भी है जुडिशरी। इंडिया ये ओवरसी मतलब जुडिशरी ये देखता है कि ये ठीक से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रोसीजर्स फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो 5वां फीचर भी फॉलो हो रहा है फेडरलिज्म का, ठीक है। 6ठा फीचर क्या था, फाइनेंशियल रिसोर्स के ऊपर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर। तो इंडिया में भी देखिए, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज। दोनों का कमाई करने का अपना अपना जरिया है, अपना अपना टैक्स लगा के लोग पैसा वसूलते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है इंडिया में, ठीक है। तो 6ठा हो गया। और 7वां तो ऑब्जेक्टिव था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो तो है ही इंडिया में, ठीक है। तो 7 ही फेडरलिज्म के फीचर इंडिया में फॉलो हो रहे हैं और इसी रीजन से हम बोल सकते हैं कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। तो क्वेश्चन था व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो यही 7 फीचर्स इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, आपको यही सब आंसर में लिखना है। तो इसमें तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, इसको समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। पॉइंट्स यही सब रहेगा, बस लैंग्वेज थोड़ा ईजी रहेगा, वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीन्स दिया हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। असल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है ना, तो ये सब के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। देखिए, बोला गया कि पोखरान, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान। ये पोखरान जगह राजस्थान स्टेट में है। मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाए, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट किया है, मतलब ये न्यूक्लियर चीज़ जो है ये तो यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकता है, ठीक है। मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक सकता है ये न्यूक्लियर टेस्ट करने से? तो आप बोलेंगे कि ये न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये यूनियन लिस्ट पे आता है, इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो पूरी यूनियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई से नहीं है यहाँ पे, तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा केस देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान करता है कि वो अपने स्टेट में न्यू टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस करेगा, एनसीईआरटी बुक नहीं चलाएगा, दूसरा कोई बुक लेके आएगा। वो इंडियन गवर्नमेंट को उस बुक का स्टाइल और कंटेंट पसंद नहीं आता है, तो इस केस में
डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, क्या उसको परमिशन लेना पड़ेगा क्या नया बुक इंट्रोड्यूस करने के लिए? तो देखिए एजुकेशन जो है, एजुकेशन कौन सा लिस्ट में आता है बताइए? एजुकेशन आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा पेचीदा मामला है। डायरेक्टली ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया तो ये बुक लॉन्च नहीं होगा। लेकिन आपको जनरलाइज आंसर यहाँ पे ये होगा, अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन लोग को कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्प्यूट होगा, कोर्ट तय करेगा कि क्या होना है, कौन सा बुक लॉन्च होना है, नहीं होना है। लेकिन अगर जनरल में बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए तीसरा, मान लीजिए आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तीनों स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर डिफरेंट पॉलिसी अपनाते हैं कि कैसे स्टेट पुलिस नक्सलाइट को लेकर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, पुलिस आ गया, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है। कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, कि क्या ये यहाँ पे इंटरवीन करके एक ऑर्डर दे सकते हैं इन सभी चीफ मिनिस्टर को, जो कि इनको मानना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेट लिस्ट है तो ये तीनों स्टेट का जैसा मर्जी वैसे वो डील करे, यहाँ पे इनका कोई से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इंडिया के केस में बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमने देखा कि फेडरलिज्म को सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चाहिए। लेकिन सिर्फ यही कंडीशन से ये नहीं बोल सकते कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहेगा। ये सब नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, फेडरलिज्म तभी सक्सेस होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऐसा हो उस देश में जिससे कि फेडरलिज्म का स्पिरिट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये तीनों चीज़ इंश्योर्ड रहे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोलने का मतलब है कि उस कंट्री के जो लीडर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो स्टेट्स का जो डिमांड है बिना सुने अनदेखा नहीं कर देना चाहिए, कोई डिमांड फुलफिल भी करना चाहिए अगर वो रीजनेबल है तो। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपना हुक्म दूसरे स्टेट में थोपना नहीं चाहिए। प्लस ये तो हो गया लीडर का रोल, प्लस पब्लिक का भी रोल ऐसा होना चाहिए कि वो वैसे ही लीडर चुन के भेजे जो ये सब के लायक हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो जब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अच्छे से काम करेगा तभी फेडरलिज्म पूरी सक्सेसफुल हो पाएगा। और इंडिया में बोल सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छा हुआ है। अब ये एक केस उठा के देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर इंडिया में अच्छा था जिससे ये तीनों फैक्टर फुलफिल हुए। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हो। तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जब हमारे कंट्री में ये बात आया कि स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए, मतलब एक भाषा बोलने वाले लोग एक स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट था कि हमारे लीडर्स इस डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं। तो हम लोग इस टेस्ट को काफ़ी अच्छे से पास किए। ठीक है, आप पाएंगे कि वक्त के साथ साथ कई सारे पुराने स्टेट्स जो थे वो चेंज हो गए, उनका बाउंड्री को चेंज किया गया, यहाँ तक कि उनका नाम को चेंज किया गया ताकि लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स को बनाया जा सके। ठीक है, ये रहा। इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। समझ गए? अब सिर्फ लैंग्वेज ही ऐसा बेसिस नहीं है जिससे कि स्टेट बना। लैंग्वेज के साथ साथ और भी अदर क्राइटेरिया जैसे कि कल्चर हो गया, एथनिसिटी हो गया या फिर ज्योग्राफी, इन तीनों के आधार पर भी कई सारे स्टेट्स बनाए गए। इसका एग्जाम्पल है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बल्कि कल्चर, एथनिसिटी या फिर ज्योग्राफी के बेसिस पे बनाए गए हैं। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका तो ये ज्योग्राफी के बेसिस पे हो गया, ये कल्चर के बेसिस पे, ये एथनिसिटी के बेसिस पे, ये कल्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एक बार कि आपसे पूछेंगे, MCQ के रूप में आया था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बोलते कि कौन से स्टेट इसमें से एथनिसिटी के बेसिस पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट्स का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि जब ये डिमांड उठा कि स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने तो कुछ नेशनल लीडर्स को ये डर हुआ कि कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने से देश का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, देश बंटवारा टूट ना जाए। ठीक है, यूनिटी ना खत्म हो जाए। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई समय तक ये डिमांड को रेसिस्ट भी किया। ठीक है, कुछ समय के लिए। लेकिन अभी तक हमारा एक्सपीरियंस तो यही शो कर रहा है कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाते हैं तो इससे हमारा कंट्री और भी ज़्यादा यूनाइटेड है क्योंकि लोग पीसफुली रह पा रहे हैं वहाँ पे।
ठीक है, और जब तक लोगों को दिक्कत नहीं है तब तक सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, इससे प्रशासन करना भी ईजी हो गया है, ठीक है, जब सेम लैंग्वेज वाले लोग एक जगह रहते हैं तो ये पहला लिंग्विस्टिक स्टेट हमारे लिए टेस्ट था और वो टेस्ट हम सक्सेसफुली पास कर गए, ठीक है। अब दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी इज द सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं किया। आप कई बार सुनेंगे कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है, हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल वर्ड के लिए हिंदी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी बोलने वाले लोग सिर्फ 40% ही है इंडियंस हिंदी समझ पाते हैं। बचे हुए 60% को हिंदी आता ही नहीं है, तो कैसे हम हिंदी सब पे इम्पोज कर दें, ठीक है। इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज का लिस्ट मेंशन है। इस शेड्यूल लैंग्वेज में हिंदी के अलावा और 21 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आप चाहे तो मतलब कोई भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल शेड्यूल लैंग्वेजेस कितने हो गए? हिंदी प्लस और 21 लैंग्वेज, मतलब टोटल कितने हो गए? 22। ये याद रखिएगा, टोटल 22 है। और कई बार ऐसे भी लिख के क्वेश्चन आता है कि 21 एक्सेप्ट हिंदी, तो ये ऑप्शन भी राइट होगा। टोटल 22 ये भी राइट होगा, ठीक है। चलिए, तो शेड्यूल लैंग्वेज का यहाँ पे अच्छा बताया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो कैंडिडेट चाहे तो इस शेड्यूल लैंग्वेज मतलब इस 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट्स का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। ये तो हिंदी हो गया पूरे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज चलता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज चलेगा, ऐसा। चैप्टर नंबर 1 में हमने श्रीलंका के बारे में देखा था। श्रीलंका में कैसे सिन्हाला लैंग्वेज सभी के ऊपर थोप दिया गया था, तो वैसा केस इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में हिंदी को सभी के ऊपर थोपा नहीं गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश का यूसेज जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए 1965 में बंद होने वाला था। 1965 के बाद से सिर्फ हिंदी चलने वाला था, इंग्लिश को बंद किया जाने वाला था। लेकिन कई सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, वहाँ पे मूवमेंट हुआ और उन लोगों ने कहा कि इंग्लिश को चलने दो, ताकि हम लोग हिंदी नहीं समझे तो इंग्लिश तो समझ पाए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए ये लोग क्या किए, इसको एग्री कर गए। अगर एग्री नहीं करते तो फिर से वही लफड़ा आ जाता और फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी शो किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यही राज है, यही सीक्रेट है, फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल रहा इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पस, ताकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वो समझ पाए। और अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका एक पॉलिसी है कि हिंदी को प्रमोट करना है। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये कतई नहीं है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पे हिंदी इम्पोज कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है हिंदी का बढ़ावा हो, लेकिन अपने मर्जी से, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती हिंदी पढ़वाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी शो किया है इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने, इसी से हमारे कंट्री में श्रीलंका जैसा हालात पैदा नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, ये हो गया लैंग्वेज पॉलिसी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो जो अंडरलाइन किए हैं वो सब आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तीसरा फैक्टर है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये टेस्ट है, देखिए हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा है। तो ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहा है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर लंबे समय तक ऐसा सीन देखने को मिल रहा था कि सेम पार्टी जो थी वो सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, मोस्ट ऑफ द स्टेट में भी रूल कर रही थी। सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट और ज़्यादातर स्टेट में भी कांग्रेस गवर्नमेंट। तो कांग्रेस पार्टी का ही दोनों गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उतना कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा था। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी वो स्टेट गवर्नमेंट सुन रहा है, क्योंकि सेम पार्टी का तो है, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था। कोई भी स्टेट मतलब अपना ऑटोनोमस फेडरल यूनिट अपना राइट एग्जर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. बोला जा रहा है कि और जहाँ पे सेंट्रल कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दूसरा पार्टी का है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरा पार्टी है, तो उस केस में क्या होता था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी मतलब दबाती थी, ठीक है। इनका ज़्यादातर डिमांड फुलफिल नहीं होता था, उनको अंडरमाइन करके रखे हुए थे, ठीक है। इन दोज डेज, उन दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का भरपूर मिसयूज़ करते थे और स्टेट गवर्नमेंट का डिमांड को पूरा डिसमिस कर देते थे, ठीक है।
लेकिन ये सीन 1990 के बाद से चेंज हो गया। 1990 के बाद से क्या हुआ, कई सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज जो उस स्टेट में से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका राइज देखने को मिला। कई सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बने। इसके साथ साथ ये ऐसा समय था 1990 के बाद जब कोएलिशन गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो कम से कम 2 पार्टी से मिलकर बना हो। जब कोई एक पार्टी उतना सीट नहीं जीत पाता है, जैसे लोकसभा में 543 स्टेट्स है, अगर मतलब कोई एक पार्टी ज़्यादातर सीट अगर नहीं जीत पाए तो उस केस में वो पार्टी क्या करता है, दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिला लेता है और दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हम दोनों मिलकर देश को चलाएंगे। तो इस टाइप का गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर एक पार्टी ही जीत जाता तो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट, वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा होता, ठीक है। तो 1990 के बाद से कोएलिशन गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ एट द सेंटर। तो since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. कोई एक पार्टी को मेजोरिटी मिला नहीं तो जो बड़े बड़े पार्टीज थे जैसे कि कांग्रेस, उनको कई सारे छोटे पार्टीज जो रीजनल पार्टीज थे उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा और इन सब के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट बना, कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब बोलने का मतलब ये है, पहले क्या था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरा पार्टी का गवर्नमेंट है और अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई दूसरा पार्टी है, कोई छोटा मोटा पार्टी, तो उस समय में ये उसको अच्छा खासा दबा के रखती थी। लेकिन जब से कोएलिशन गवर्नमेंट बना, अब क्या हुआ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक पार्टी तो है नहीं, बहुत सारे पार्टी मिल के बने हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्टी भी इसमें एक हिस्सेदारी होगा, ठीक है। तो अब ये क्या गवर्नमेंट इसको दबा पाएगी स्टेट गवर्नमेंट को? नहीं, क्योंकि जैसे ये इसको दबाने का कोशिश करेगा तो ये जो पार्टी यहाँ पे है ये अपना सपोर्ट खींच लेगा और ये सरकार हो सकता है गिर भी जाए, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उतना नहीं दबा कर रखती थी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इससे एक नया कल्चर शुरुआत हो गया पावर शेयरिंग का, और स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पेक्ट होने लगा ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है, मतलब रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी मेजर जजमेंट आया। अब वो जजमेंट क्या था वो बुक में नहीं लिखा हुआ है, कुछ ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने डिसीजन दिया जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट का डिमांड को डिसमिस करना मुश्किल हो गया, वो भी इन आर्बिट्रेरी मैनर। पहले क्या था, मन चाहे तरीके से या इसका जो भी डिमांड था उसको नकार देते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट के बाद ऐसा करना मुश्किल हो गया। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the Constitution came into force. समझे? तो इससे हमें ये सीख मिल रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इसको ये पावर मिलेगा, सिर्फ इसी से फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं होता है, बल्कि किससे सक्सेसफुल होता है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, हमारे लीडर का एटीट्यूड से, कंट्री का सिचुएशन से और पब्लिक का एटीट्यूड से ही फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो हमने 3 टेस्ट से ये देखा। पहला टेस्ट क्या था? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। दूसरा हो गया लैंग्वेज पॉलिसी, तीसरा हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन। ये तीनों के जरिए देखा कि कैसे हमारे लीडर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी शो किया और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के जरिए फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया इंडिया में। यहाँ पे 2 इमेज है, ये दोनों इमेज को आप समझ लीजिए ये क्या चीज़ का इमेज है। MCQ में आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केरला, मद्रास और फिर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सब स्टेट्स है और ये सब पावर मानो कटोरी में लेके आ रहे हैं भीख मांगने के लिए, ठीक है। ये कब सिचुएशन था? ये अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, आज़ादी के ठीक बाद ऐसा सिचुएशन था। स्टेट में ये इंदिरा गांधी को शो किया जा रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट पावर नहीं देना चाहती थी, अपने मर्जी से बोले नहीं मिलेगा, तुमको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई दूसरा पार्टी का है तो उसको तो और भी पावर नहीं मिलता था, ठीक है। और अगर सेम मान लीजिए यहाँ पे भी कांग्रेस गवर्नमेंट है तो इसको कोई ठीक ठाक पावर मिल जाएगा, ऐसा कुछ सीन था। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्स ऑफ स्टेट। दूसरा पिक्चर है पेरिल्स ऑफ, मतलब डेंजर्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट। ये कोएलिशन गवर्नमेंट है। इस इमेज में देखिए ये गवर्नमेंट ऐसा बना हुआ है, जो गद्दी है ये सब में ऐसे धाका निकला हुआ है, मानो ये क्या हो, बॉम्ब हो। अगर एक भी पटाखा फटा तो ये पूरा गवर्नमेंट धंस जाएगा, मतलब एक भी पार्टी का सपोर्ट यहाँ से निकला तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सभी पार्टी को इसमें खुश करके रखा जाए, जिसका जो डिमांड है वो फुलफिल करते रहा जाए, तभी ये कोएलिशन गवर्नमेंट चल पाएगा। तो ऐसा कोई जनरली देश के भलाई के लिए कोएलिशन गवर्नमेंट को अच्छा नहीं माना जाता है।
हमेशा ये माना जाता है कि जब मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट आए, जैसे कि अभी बीजेपी चल रहा है, वो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा माना जाता है देश के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट में सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते रहेंगे, कोई मेजर डिसीजन ले नहीं पाएंगे और कंट्री का उतना विकास हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में, आपको बता ही दिए कि टोटल 22 लैंग्वेजेस है, वो इंक्लूड किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट MCQ बनता है इसके ऊपर। टोटल 22 लैंग्वेज का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हिंदी लगभग सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। अब लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देखिए, इंडिया में 3 प्रॉब्लम था, अभी भी है। पहला क्या है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है इसका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं एक स्टेट के अंदर भी, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम का वजह से ये फील किया गया कि इंडिया में सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चलने वाला है, इंडिया में एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाना पड़ेगा, तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लाया गया, अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ठीक है। तो देखिए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके आप लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं, तो इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देख रहे हैं, डी और सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यही हो गया इसका डेफिनेशन, जो टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन, इसका डेफिनेशन आप याद करेंगे। इसका एडवांटेज क्या क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या क्या एडवांटेज होगा वो देखिए। एडवांटेजेस, तो यहाँ पे 4 एडवांटेजेस मेंशन किए हुए हैं। पहला, इसमें लिखा हुआ है कि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोकल लेवल पे अच्छे से सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट लाना यानी डिसेंट्रलाइज करना एडवांटेजियस है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके मोहल्ले में रोड बनाना है, कोई छोटा सा गांव है उसके अंदर का रोड बनाना है, या फिर नाला साफ़ करवाना है, तो इसके लिए आप क्या सीधा CM या फिर PM को बोलने जाएंगे क्या? नहीं, इसके लिए लोकल गवर्नमेंट रहेगा तो वहाँ पे लोकल लेवल पे ये काम ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है लोकल गवर्नमेंट होने से, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। लोगों को अच्छा जानकारी होता है, तो अगर यही लोगों को यूज़ करके अगर लोकल गवर्नमेंट बन जाए तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से वो प्रॉब्लम को टेक केयर कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा एडवांटेज ये है कि यही लोगों के पास अच्छा आइडियाज़ भी होता है कि पैसा को कहाँ स्पेंड किया जाएगा और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा इफ़िशिएंटली। तो पैसा का भी अच्छा यूज़ हो जाता है लोकल गवर्नमेंट आने से, ठीक है। और चौथा एडवांटेज ये है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और इसी से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ता है। जब लोग खुद ही इन्वॉल्व हो गए, लोकल गवर्नमेंट में लोग का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तो लोग जब खुद ही इन्वॉल्व होंगे तो कंट्री में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ये बढ़ेगा, और लोग जितना इन्वॉल्व होंगे कंट्री का उतना भला होगा, ठीक है। तो ये 4 एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का, याद कर लीजिएगा डेफिनेशन और एडवांटेजेस। चलिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज देखते हुए क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट लाया गया। कई सारे अटेम्प्ट किए गए कि एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये सभी लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला था तब तक। सिर्फ ये तो बोल दिया गया कि चलो एक लोकल गवर्नमेंट बनाया जाएगा, विलेजेस में पंचायत बनेगा और अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ बनेंगे, ठीक है, ये चीज़ आ गया। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, ये पूरी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, यहाँ पे इलेक्शंस टाइम पे नहीं हो रहे थे, इनमें जो लीडर्स जाएंगे वो उनके लिए इलेक्शंस टाइम पे नहीं हो रहे थे। और तीसरा, ये भी ड्रॉबैक था, ये भी डिफ़िकल्टी था कि ये लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर पावर और रिसोर्सेज नहीं दिया गया था। जब तक इनको पैसा और ये पता पड़ेगा ना कि इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो जब तक ये नहीं दिया जाएगा, फाइनेंशियल ऑटोनोमी नहीं देंगे, तब तक ये कोई काम के नहीं है। तो ये तीन रीजन का वजह से ये उतना इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन सिचुएशन चेंज हुआ 1992 में। 1992 में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। वो स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, मतलब चेंज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी लाया गया, और मतलब 3rd टियर को ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया, ठीक है। देखिए क्या क्या चेंजेस लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला,
अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया है कि सब जो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है, पंचायत रूरल एरियाज़ के लिए और म्यूनसिपलिटीज़ अर्बन एरिया के लिए, यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ये मैंडेटरी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है तो कराना ही पड़ेगा। दूसरा, जो पंचायत हो गए और म्यूनसिपलिटीज़ हो गए, यहाँ पे सीट्स रिजर्व किया गया एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, ताकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन रहे गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में। तीसरा ये प्रोविज़न था कि जितने भी सीट्स है पंचायत में और म्यूनसिपलिटीज़ में, उसमें से 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रहे, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी का भी ध्यान दिया गया। चौथा, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसको ये जिम्मेदारी सौंपा गया कि आप टाइम पे पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस करवाते रहे, ठीक है, स्टेट के अंदर। और लास्ट, स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप प्रॉपर पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, ठीक है। अब ये नेचर ऑफ शेयरिंग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में कि कितना रुपया दिया जाएगा, क्या क्या पावर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पाँचों 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों प्रोविजंस याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में। सीधा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। तो क्या क्या चेंजेस लाए गए, ये 5 चेंजेस आप लिख देंगे, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वेबसाइट पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको अभी बता दिए कि ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब चलिए समझ लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले समझेंगे रूरल एरिया वाला गवर्नमेंट, पंचायत का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद अर्बन एरिया का समझेंगे, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ का, ठीक है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिए थे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको पंचायती राज भी कहते हैं, पॉपुलर नाम है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर समझिए, देखिए, कोई भी एक विलेज है, एक गाँव है, उस गाँव में जितने भी लोग जो 18 साल के ऊपर है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो जितने भी लोग जो वोटर्स है, गांव के जितने भी वोटर्स है, उन सभी को मिला के जो बॉडी बनता है उसको बोलते हैं ग्राम सभा। तो गांव के जितने भी वोटर्स है वो सभी क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा कहलाएंगे, ठीक है। ये वोटर्स क्या करेंगे, वोटिंग के जरिए कुछ लोगों को चुन के भेजेंगे यहाँ पे, अपने लीडर्स को चुन के भेजेंगे आपस में से ही कि तुम जाओ, ठीक है, वोटिंग करके ये चुन लिया गया। अब ये जो बॉडी बना है, जो चुना हुआ बॉडी बना है, इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। अब इस ग्राम पंचायत में एक हेड भी होता है, उस हेड को बोलते हैं सरपंच, ठीक है। जो चुन के भेजे गए हैं उसको पंच कहेंगे और इनका हेड को सरपंच। ये देखिए ग्राम पंचायत के बारे में लिखा है कि दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। इन सभी मेंबर्स को पंच कहेंगे और इनका जो हेड होगा उसको सरपंच कहेंगे, ठीक है। अभी तक हमने समझा, सबसे पहले गांव के जितने भी वोटर्स है उसको क्या कहेंगे, ग्राम सभा। ये सभी वोटर्स पंच इलेक्ट करके भेजेंगे, ये पंच को, ये बॉडी को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है। और इनका जो एक हेड होगा वो सरपंच कहलाएगा, वो भी ग्राम पंचायत का ही पार्ट है, ठीक है। ग्राम सभा का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये ग्राम सभा का काम क्या है, तो बोला गया है कि साल में कम से कम 2 या फिर 3 बार ये इनका मीटिंग होना चाहिए, ग्राम सभा। मतलब गाँव के जितने भी वोटर्स है वो सब एक जगह बैठे साल में कम से कम 2-3 बार, और ये 2 काम करे। पहला काम ये है टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत को कितना पैसा देना है वो अप्रूव करे। और दूसरा टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ये कैसा काम किया नहीं किया उसको एनालाइज करे, ठीक है। तो एग्जाम में ग्राम सभा का 2 फंक्शन पूछेंगे तो ये याद रखिएगा, पहला टू अप्रूव बजट और दूसरा टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए, उसके बाद उसके ऊपर का बॉडी है पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल, कोई भी बॉडी। पंचायत समिति ज़्यादा फेमस है। देखिए सबसे नीचे में क्या था, ग्राम सभा था, सभी वोटर्स, इन लोगों ने चुन के क्या भेजा, ग्राम पंचायत, है कि नहीं। वैसे ही एक और विलेज होगा, इनका भी एक ग्राम पंचायत होगा, एक और विलेज होगा यहाँ पे, इनका भी एक ग्राम पंचायत होगा। तो ये सभी ग्राम पंचायत मिलके अब एक और लीडर्स, ये सब आपस में से ही एक कुछ लीडर और चुन के भेजेंगे यहाँ पे। इसी चुने हुए लीडर्स को क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। क्या नाम था यहाँ पे, हाँ, पंचायत समिति। जो लीडर्स चुन के भेजेंगे, जितने भी ग्राम पंचायत है, ये सभी लीडर्स चुन के भेजेंगे, ये कहलाएगा पंचायत समिति, ठीक है। अब ऐसे ही और भी पंचायत समिति होगा यहाँ पे और भी बहुत सारे पंचायत समिति होंगे। तो ये सब आपस में एक और लीडर चुन के भेजेंगे। अब ये जो बॉडी बनेगा, इस बॉडी को कहते हैं जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद,
ठीक है। जिला परिषद में इलेक्टेड मेंबर्स तो होते ही हैं जो चुन के भेजे गए हैं वोटिंग के जरिए, इसके साथ साथ मेंबर्स ऑफ लोकसभा और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA ये भी होते हैं, और अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सब भी इनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जिला परिषद का जो हेड होता है उसको बोलते हैं जिला परिषद चेयरपर्सन। बस यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले था ग्राम सभा, रिपीट कीजिए, इसके ऊपर क्या आएगा, ये लोग चुन के भेजेंगे ग्राम पंचायत। बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके क्या चुनेंगे, पंचायत समिति। फिर बहुत सारे पंचायत समिति मिलके क्या चुनेंगे, जिला परिषद। इसका हेड कौन हो गया, जिला परिषद चेयरपर्सन। बात क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया रूरल एरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, पंचायती राज का। अब बात करते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में जो टाउन्स होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे म्यूनसिपलिटी होता है, और जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। इनमें वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा जाता है, जिसमें SC ST OBC भी होगा, वुमेन भी होगा, ठीक है। लोग वोटिंग करके यहाँ पे लीडर्स भेजते हैं। और ये म्यूनसिपलिटी का जो हेड है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड है उसको मेयर बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था कि मेयर किसका लीडर है, तो ये लीडर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। म्यूनिसिपलिटी का लीडर को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। चलिए, अब चैप्टर एंडिंग ही है, लास्ट में कुछ यहाँ पे बात बताया गया है। देखिए क्या क्या एडवांटेज हुआ ये डिसेंट्रलाइजेशन होने से, मतलब रियल लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला। नंबर 1, पहला चेंज है कि इससे डेमोक्रेसी का जो पहुंच है वो काफ़ी डीप मतलब लोकल लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंच पाया। लोग देखे कि उनके हाथ में भी पावर है, ठीक है, ये पहला एडवांटेज। दूसरा, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, क्योंकि इसमें मैंडेटरी कर दिया था कि 1/3 जो लीडर्स होंगे वो वुमेन होंगे, तो वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा यहाँ पे, इनका डेमोक्रेसी में वॉइस सामने आया। ये 2 एडवांटेज यहाँ पे बताया हुआ है। और कई सारे डिफ़िकल्टीज़ भी फेस कर रहे हैं अभी भी। पहला डिफ़िकल्टी ये है कि इलेक्शंस अभी भी टाइम पे नहीं हो रहे हैं। ग्राम सभा जिसको साल में 2-3 बार बैठना था ताकि ये लोग बजट अप्रूव कर पाए और परफॉर्मेंस को रिव्यू कर पाए, ये ग्राम सभा रेगुलरली बैठते नहीं है, ठीक है। ये दूसरा डिफ़िकल्टी। तीसरा डिफ़िकल्टी ये है कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट अभी तक भी सिग्निफिकेंट पावर्स लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया है। और चौथा गवर्नमेंट है कि इनको एडिक्वेट रिसोर्स, पैसा भी नहीं देते हैं ताकि ये लोग अच्छे से काम कर पाए। तो ये अभी भी कुछ डिफ़िकल्टी है जिसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके एक आइडियल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन के सामने आएगा, ठीक है। बस इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन में बोला गया कि ये सब स्टेट्स आप मैप में लोकेट करें, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। दूसरा, भले ही मैप पॉइंटिंग नहीं आएगा लेकिन आपका नॉलेज के लिए ज़रूरी है। दूसरा, बोला गया है कि इंडिया को छोड़ के और भी कोई 3 फेडरल कंट्री पॉलिटिकल मैप में आप शेड कीजिए। तो पहला पेज में ही हमने देखा था वर्ल्ड मैप, उसमें से इंडिया छोड़ के और कोई 3 कंट्री का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, बोला है कि इंडिया और बेल्जियम दोनों में ही फेडरलिज्म है, तो बताइए इंडिया और बेल्जियम में एक सिमिलरिटी बताइए और एक डिफरेंस बताइए। तो सिमिलरिटी यही होगा कि इंडिया में भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और बेल्जियम में भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। डिफरेंस यही हो जाएगा कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा था, इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चौथा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस बताइए। तो ये तो कर ही लेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो इसका एग्जाम्पल था बेल्जियम, इसका एग्जाम्पल हो गया श्रीलंका। नंबर 5, 2 डिफरेंस बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के पहले, बिफोर और आफ्टर। आने के पहले क्या हालत था, आने के बाद क्या हालत हुआ, तो कर लेंगे, पढ़ लिए हम लोग। नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, खुद से कीजिए इसको, कि सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। 2 टाइप का फेडरेशन हमने पढ़ा, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। आपको उस हिसाब से इसको फील करना है, आप ये खुद से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 8 देखिए, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का सबसे अलग फीचर क्या है, नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर, नहीं, गिव नहीं, ठीक है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी का ये तो अलग ही बात हो गया। नंबर डी, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये है की फीचर फेडरल गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके लिए होमवर्क है। कुछ
सब्जेक्ट्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, इसको अलग अलग लिस्ट में आपको बांटना है, तो ये तो आप ही करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। 10 कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछ रहे हैं। ये सब हम पहले से पढ़ रखे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इसको आगे ले जा रहे हैं हम। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर यूनियन लिस्ट में है, सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट में, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। रेसिडुअरी पावर्स, जो रेसिडुअरी लिस्ट है उसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। 11 देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कर लीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया का हेड प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का हेड सरपंच तो नहीं होगा, स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर, ये दीजिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड तो मेयर, ग्राम पंचायत का हेड सरपंच, ठीक है। उस हिसाब से ये ऑप्शन ठीक होगा। देख लेते हैं 1 का ए, तो 1 का ए यही है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 12 ट्राई कीजिए। ये सब स्टेटमेंट्स आपको देखना है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। सबसे पहले मेरा नज़र सी पे पड़ गया, लिखा हुआ था श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। श्रीलंका क्या फेडरेशन था? तो ऐसा नहीं है, और इसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान के चल रहा था, तो ये सी तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन सी बचा, यही राइट होगा आंसर, ठीक है। आप पढ़ के भी देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट। चलिए इसी के साथ ये पूरा वीडियो जो है, चैप्टर जो है वो एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर से समझ में आ गया होगा, और आपको मिलेगा 3 चीज़ इस चैप्टर के लिए। पहला तो ये पूरा अंडरलाइन PDF वेबसाइट पे है, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर का नोट्स बता ही दिए, गूगल सर्च कीजिएगा और बाय CBSE गाइडेंस लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा नोट्स। और तीसरा हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, इसके बाहर और कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी तैयार हो जाएगा आपका ये चैप्टर। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आया है तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर और भी सब्जेक्ट के वीडियो है, आप उनको देखिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं पॉजल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।